चलो ये देखो क्वेश्चन क्या क्या बोर्ड में आपके पास आए हुए हैं, क्या नहीं आना है आपके पास, वो सब डिस्कस कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहला है व्हाट हैपेंड टू द विड्थ ऑफ, ये वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, 1 मार्क्स में आपके पास आ सकते हैं, 1 मार्क्स या 2 मार्क्स में। पीएन जंक्शन के डिप्लेशन रीजन पे विड्थ क्या पड़ेगा, फॉरवर्ड बायस में विड्थ कैसा होगा, बढ़ जाएगा, रिवर्स बायस में डिक्रीज हो जाता है, पता है ना सबको। चलो वेरी गुड, उल्टा बोलिए ना, फॉरवर्ड बायस में डिक्रीज, रिवर्स बायस में सब जगह है, सब एक ही दो बच्चे जगह, बाकी सब करते, हाँ 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 हाँ। अच्छा ये देखो, अच्छा हाँ, कल एक चीज आपके पास रह गया था, ये आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोलर सेल है। सोलर सेल में अगर वोल्टेज और करंट के बीच के ग्राफ प्लॉट करेंगे तो कैसा आएगा, इस तरीके से, ठीक है। अगर हम बोले पीएन जंक्शन डायोड का आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ड्रॉ करना होता फॉरवर्ड बायस का तो कैसा आता, ऐसे, रिवर्स बायस का कैसा आता, ऐसे, याद है। वो भी शायद आपको मिलेगा, देखिए। अब ये तो आपके पास सिलेबस में नहीं है, कोई जरूरत नहीं है पढ़ने की। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या है, एट व्हाट टेम्परेचर वुड एन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बिहेव लाइक अ परफेक्ट इंसुलेटर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है, प्योर सेमीकंडक्टर, है ना। किस टेम्परेचर पर एक इंसुलेटर की तरह से बिहेव करेगा, परफेक्ट इंसुलेटर। परफेक्ट इंसुलेटर का मतलब उसके अंदर थोड़ा भी करंट फ्लो नहीं करेगा। तो कितने डिग्री पर, 0 केल्विन। याद रखिएगा, एक नया चीज मिला आपको, 0 केल्विन पे वो किस तरह से बिहेव करेगा, एज अ परफेक्ट इंसुलेटर। कौन, प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाउ डज वन अंडरस्टैंड द टेम्परेचर डिपेंडेंसी ऑफ रेजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर। बताया था क्या, कंडक्टर का भी बताया था, है ना, और सेमीकंडक्टर का भी बताया था, याद है। आपके पास रेजिस्टिविटी भी बताया था और कंडक्टिविटी भी बताया था क्वेश्चन में, याद है, देख लीजिएगा। तो क्या बोल रहा है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो याद करो रेजिस्टेंस क्या होता है। कंडक्टर की अगर बात करें, दो चीज हमने पढ़ा था, एक कंडक्टर और एक तरफ, याद करो, एक तरफ कंडक्टर पढ़ा था और एक तरफ सेमी कंडक्टर पढ़ा था, याद है। तो कंडक्टर का क्या होता है, रेजिस्टेंस, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता था वैसे वैसे रेजिस्टेंस क्या होता था, बढ़ता था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था क्या। लेकिन कंडक्टिविटी क्या था, इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, है ना। इसी का जस्ट उल्टा किसमें था, सेमीकंडक्टर में था। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है रेजिस्टेंस इसका क्या होता है, घटता है, और कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है। जब कंडक्टिविटी बढ़ती है तो कंडक्टिविटी इज क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, है ना। इसका मतलब रेजिस्टिविटी के टर्म में अगर बात करोगे तो आपके पास मिलेगा टेम्परेचर इज या रेजिस्टिविटी इज, ऐसे लिख सकते हो, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ा होगा तो रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। देखो डिक्रीजेस विद द राइज ऑफ टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी क्या होगा, डिक्रीज करेगा। बात समझ आ गई, मैंने कराया था पीछे, आप देख लीजिएगा इसको। फिर इन ए ट्रांजिस्टर doping level is based is increased slightly, how will it affect the collector current। अच्छा ये सब नहीं है आपके पास, ये सब ट्रांजिस्टर का है, काम खत्म, छोड़ो हटाओ। in the following diagram which bulb of B1 and B2 will glow and why। अच्छा इसमें से कौन ग्लो करेगा कौन नहीं करेगा, ठीक है। तो पहले चेक करो, जब फॉरवर्ड बायस में रहेगा तभी ग्लो करेगा, रिवर्स बायस में रहेगा तो ग्लो नहीं करेगा। तो ये होता था शायद आपके पास डायोड, अगर ऐसे बनाइए तो ये होता है P और ये होता है N। अगर P पॉजिटिव से जुड़ा हो तो फॉरवर्ड बायस में देखो, ये हो गया N, ये हो गया P, ये हो गया P, ये हो गया N। बताओ कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस में है, पहले वाला कि दूसरे वाला, पहला वाला फॉरवर्ड बायस, क्योंकि देखो P पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर इसका पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ, नेगेटिव, ये रिवर्स बायस में। रिवर्स बायस में रेजिस्टेंस बढ़ जाता है, करंट नहीं मिलेगा, बल्ब नहीं जलेगा। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन विड्थ कम हो जाती है, करंट फ्लो करता है, बल्ब जलेगा। तो कौन सा बल्ब जलेगा, बोल रहा होगा B1। देखो B1 विल ग्लो बिकॉज इट इज इन फॉरवर्ड बायस। फॉरवर्ड बायस में डिप्लीशन रीजन विड्थ कम हो जाता है और रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, देखो इन द फॉलोइंग डायग्राम S इज अ सेमीकंडक्टर, यहाँ पे कोई सेमीकंडक्टर है। वुड यू इंक्रीज और डिक्रीज द वैल्यू ऑफ R, इस R की वैल्यू को आप बढ़ाएंगे या घटाएंगे, टू कीप द रीडिंग ऑफ एमीटर A कांस्टेंट। इस एमीटर A की रीडिंग को हमें कांस्टेंट रखना, मतलब अगर 3 पर है तो कंटिन्यूअस 3 पे ही रहे, है ना, कांस्टेंट। व्हेन S इज हीटेड, इसको जब हम गर्म करेंगे, ठीक है, जब हम इसको गर्म भी कर रहे हैं, हीटेड, गिव रीजन टू सपोर्ट योर आंसर, ठीक है। रेजिस्टेंस वुड बी इंक्रीज्ड, हम इसको बढ़ाएंगे
क्यों? क्योंकि हमने बताया था कि जैसे जैसे हम इसको गर्म करेंगे तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते थे मोर एक्साइटेड होंगे तो ज्यादा तेजी से इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे, तो ज्यादा तेजी से मूव करेंगे तो करंट भी क्या होगा, ज्यादा बनेगा, तो इसका डिफ्लेक्शन आगे बढ़ने लगेगा। तो हम इसका डिफ्लेक्शन बढ़ा नहीं चाहते हैं कि बढ़े, इसका डिफ्लेक्शन क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कैसा रहे, कांस्टेंट रहे। तो कांस्टेंट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बढ़ा देंगे। समझ में आया? बताया था ना, थर्मल एनर्जी किसी भी फॉर्म में दिया जा रहा था सेमीकंडक्टर को, चाहे हीट के फॉर्म में दो चाहे लाइट के फॉर्म में दो, एक्साइट होता था। इनके एक्साइटमेंट को क्या करना है, कम करना था, सिंपल सी बात। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंड व्हेन अ फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन। फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, सबसे सिंपल सी बात, व्हाट हैपेंड व्हेन फॉरवर्ड बायस इज अप्लाइड टू अ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन को जब फॉरवर्ड बायस में रखेंगे तो क्या होगा, वही पूरी कहानी आपको बताना है कि इसका डिप्लीशन रीजन विड्थ कम हो जाता है, जिससे रेजिस्टेंस कम हो जाता है। जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर वो जंक्शन की तरफ मूव करते हैं, और जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर होते हैं जंक्शन से दूर जाते हैं, जिसकी वजह से डिप्लीशन रीजन विड्थ कम हो जाती है, करंट फ्लो करने लगता है। ये सब आपको बताना है इसमें कहानी में, ठीक है। ये आपके पास वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन था। थोड़ा सा हम आते हैं इसमें 5 नंबर क्वेश्चन, लॉन्ग आंसर क्वेश्चन देख लेते हैं, अगर आना हो तो। आता तो अब आएगा ही नहीं, क्योंकि जो 5 नंबर वाली कहानी थी मुझे लगता है सबके सब निकल गए, रेक्टिफायर अगर छोड़ दिया जाए तो। देखो कुछ चीजें हैं, स्ट्रेट ब्रीफली द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। बताया था ना पीएन जंक्शन कैसे बनता है आपके पास, चलिए वो पूरा आपको ब्रीफली एक्सप्लेन करना है। यूजिंग अ नेसेसरी सर्किट डायग्राम सो दैट द आईवी कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन और ऑब्टेन। आईवी कैरेक्टरिस्टिक समझ रहे हैं, फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस का ग्राफ बनाना है, ठीक है। फिर बोल रहा है फॉरवर्ड बायस क्या है, रिवर्स बायस क्या है, इसका कैरेक्टरिस्टिक्स बनाइए और रेक्टिफिकेशन बताइए, मतलब वही आप रेक्टिफायर एक कोई समझा दीजिए, ठीक है। फिर वही बोले तो अगला क्वेश्चन, ड्रॉ द सर्किट अरेंजमेंट फॉर स्टडीइंग द आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स बायस, और इसका आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिलिकॉन डायोड, वही आपको वही बनाना है, ग्राफ बनाना है, सिंपल सी बात। Describe briefly the terms minority carrier injection in the forward bias and breakdown voltage. breakdown voltage बताया था क्या, रिवर्स बायस में एक ऐसा वोल्टेज दिखाई देता है जिस वोल्टेज पे करंट की वैल्यू क्या होती है, लीनियरली इंक्रीज कर रही थी। नी वोल्टेज किस में मिलता था बताओ तो, फॉरवर्ड बायस में मिलता था। एक ऐसा वोल्टेज मिलता था जिस वोल्टेज पे फॉरवर्ड करंट लीनियरली इंक्रीज करता था, उसको नी वोल्टेज बोले थे। भाई एक्सप्लेन करने के लिए कहा है, जितना मैंने थियरी बताया है उससे अलावा कुछ और कुछ नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, नथिंग एल्स। यही सब देखो फिगर बना बना कितना सिस्टमेटिक ढंग से आपको फिगर बनाना है, ये सब देख लीजिएगा, ठीक है। हाँ, और यही डायग्राम आपके पास फॉरवर्ड बायस का, ये रिवर्स बायस का है। एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, ये है ही नहीं पीएन जंक्शन। अच्छा, हाफ वेव रेक्टिफायर, ये वेरी इंपॉर्टेंट, 5 नंबर क्वेश्चन में आना हो तो मैंने बताया ना, रेक्टिफायर ही एक आ सकता है आपके पास, ये एक टॉपिक ही बचा। तो रेक्टिफायर मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया था, याद होगा आपको डायग्राम, ठीक है। क्यों इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला गया बताओ, क्योंकि इसमें सिर्फ पॉजिटिव हाफ साइकिल की वजह से ही आउटपुट मिल रहा था, नेगेटिव हाफ साइकिल वाला आउटपुट हमें नहीं दिखाई दे रहा था, इसलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर बोला। इसका वर्किंग क्या था, कंस्ट्रक्शन क्या था, सब कुछ आप लिख सकते हैं क्या, लिख लेंगे, वीडियो वाला बोलते रहो आप लोग बच्चों। उसी तरीके से देखो अब यहाँ पे पूछ रहा है पीएन जंक्शन एज ए रेक्टिफायर बताना है, और इसका फुल वेव रेक्टिफायर के बारे में बताना है। सेम चीज, जैसे हाफ वेव था वैसे फुल वेव, समझाया है कि नहीं, यस नो, सब कुछ वही है। 5 नंबर क्वेश्चन अगर आना हो तो रेक्टिफायर इधर से आएगा, बाकी कुछ नहीं आएगा। रेक्टिफायर मैंने ऐसे बना दिया था, आपको याद है। इसमें भी अगर फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स बोलेगा तो डायोड है, इसमें भी नॉर्मल डायोड यूज होता है, नॉर्मल डायोड का सेम ऐसे खींच दीजिएगा। एक बात जरूर ध्यान दीजिएगा, एक्स एक्सिस पे वी रहेगा, इस बात का दिमाग जरूर लगाइए। एक्स एक्सिस पे वी रहेगा, वाई एक्सिस पे ही करंट रहेगा। फॉरवर्ड बायस में करंट मिली एम्पियर में होता है और रिवर्स बायस में करंट माइक्रो एम्पियर में होता है, इस बात का ध्यान जरूर दीजिएगा। ये आप लोग गलती करते हैं, मैं पढ़ाते समय भी बताया था। बताइए फॉरवर्ड बायस में मिली एम्पियर क्यों यूज किए थे बताओ, उसमें ज्यादा करंट मिल रहा था, क्योंकि मेजोरिटी चार्ज के लिए जंक्शन की तरफ मूव कर रहे थे, उसी वजह से उसको हम लोगों ने मिली एमीटर से यूज किया था, मिली एमीटर यूज करके उसको मेजर किया था। रिवर्स बायस में माइक्रो एमीटर क्यों यूज किया था, क्योंकि वहां करंट कम बन रहा था। क्यों करंट बन रहा था, माइनॉरिटी चार्ज के लिए जंक्शन की तरफ जा रहा था, बहुत कम होते हैं माइनॉरिटी चार्ज के लिए, जिसकी वजह से बहुत कम करंट बनता है, इस वजह से हम वहां पे माइक्रो एम्पियर यूज कर रहे थे। इस बात का ध्यान जरूर रखिएगा बच्चों। अब डोपिंग क्या होता है, एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनता है, आप लोग बता सकते हैं, बताओ व्हाट एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। हाँ, एन टाइप में पेंटावलेंट इंप्योरिटी एटम मिलाना है, और पी टाइप में
ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिटाना है। याद करो पीटी, पीटी पीटी करते हो, 1 2 3 4 5 6, तो पी मतलब पी टाइप के अंदर ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटी एटम मिलाना है। एक याद हो गया तो दूसरा वाले में तो ऑटोमेटिक पेंटावेलेंट मिलाना है। पेंटावेलेंट मिलाते ही इलेक्ट्रॉन की संख्या बढ़ाना है, सिंपल सी बात। इस वजह से वो एन टाइप हो जाता था। जीरो डायोड वगैरह नहीं है, छोड़ दीजिएगा, ये सब कहानी खत्म है, इसको छोड़ दीजिएगा, पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और नीचे आते हैं। पहले जमाने में एक जीना डायोड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट होता था, ये भी नहीं है, ट्रांजिस्टर सिलेबस से बाहर है। एक जमाने से बहुत बेहतरीन हुआ करता था, जो कि सिलेबस से इनको बाहर कर दिया जा चुका है, तो इनको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ट्रांजिस्टर इज द कॉमन एम्पलीफायर कॉमन एमिटर एम्पलीफायर, सब कुछ नहीं है, बहुत हलवा कर दिया गया आपके सेमीकंडक्टर को दम उठा करके कि आप लीजिए और खाते रहिए, मजा लेते रहिए जिंदगी का, है ना। यहाँ पर भी देखो, ये भी आपको ट्रांजिस्टर है, नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो आप उम्मीद करिए, देखिए कितने खतरनाक खतरनाक थे डायग्राम, आप लोग ये सब तो याद नहीं पढ़ना है, पढ़ना है नहीं पढ़ना है, जो भी ट्रांजिस्टर है नहीं पढ़ना है, ट्रांजिस्टर नहीं पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, नो पढ़ना है, नो मीन्स नहीं। ये वेव फॉर्म भी आपको नहीं पढ़ना है। पहले एक जमाने में ना और गेट, एंड गेट, नॉर गेट, नैंड गेट, ये सब कंप्यूटर वाले बच्चे पढ़ते थे, इसको डिजिटल सर्किट पे भी यूज किया जाता है। सब कुछ नहीं पढ़ना है, छोड़ो हटाओ, ये सब बाहर कर निकलो, कुछ है ही नहीं, तुमको तो पहले ही बताया। आप दिखाते क्या पढ़ना है आपको, और शॉर्ट आंसर में चलते हैं, 2 नंबर 3 नंबर वाले जो क्वेश्चन इससे आते हैं, ठीक है। शॉर्ट आंसर कहाँ गया भाई, चलो शॉर्ट आंसर में देख लेते हैं बच्चों, बात नहीं, थोड़ा काम कम काम ज्यादा। अच्छा, इंसुलेटर और मेटल, इंसुलेटर और मेटल को एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर डिफरेंशिएट करा था, कराया है क्या? डिफरेंस बिटवीन सेमीकंडक्टर, कंडक्टर एंड इंसुलेटर ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड डायग्राम, फिगर बना करके हमने बताया था। एनर्जी गैप अगर सेमीकंडक्टर होगा तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, और अगर इंसुलेटर होगा तो एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होगा, और अगर कंडक्टर होगा तो कोई एनर्जी गैप होगा ही नहीं। फिगर बना के एक्सप्लेन कर दीजिएगा, कर सकते हैं? यस सर। पी टाइप एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है बहुत अच्छे से हमने समझा चुके हैं, पूरी कहानी लिखवा दिया था, याद है? यस नो? यस सर। ड्रॉ द एनर्जी बैंड डायग्राम, देखो वही चीज आपको डिफरेंशिएट करने के लिए कह रहा है, एनर्जी बैंड डायग्राम के आधार पर कर लेंगे आप? यस सर। यस सर। ये आपको नहीं पढ़ना है, लॉजिक गेट सब सिलेबस से बाहर है, वी फॉर्म वगैरह सिलेबस से बाहर है। अच्छा, फिर बोल रहा है हाउ, ये देखो बार बार आ रहा है, हाउ इज फॉरवर्ड बायसिंग इज डिफरेंट फ्रॉम रिवर्स बायसिंग। फॉरवर्ड बायसिंग क्या होता है बता दोगे, रिवर्स बायसिंग क्या होता है बता दोगे, दोनों का डिफरेंस बता सकते हो? यस सर। हमसे अच्छा कोई नहीं बताया होगा, पूरी मैं गारंटी ले रहा हूँ, है कि नहीं? चंदन सर इज, ये सब नहीं पढ़ना आपको, वेव फॉर्म वगैरह लॉजिक गेट्स वगैरह नहीं है सिलेबस में, मत पढ़िएगा, बहुत पुराने जमाने का। ये सब बाबा आदम के जमाने में आया आता था लॉजिक गेट्स। ए बेटा बात कम काम ज्यादा, चलो इसको पकड़ के नीचे लाते हैं। लॉजिक गेट, ए बच्चों बात नहीं, देखो ट्रूथ टेबल लॉजिक, अच्छा ये देखो नीचे कुछ क्वेश्चन है, बहुत प्यारा लग रहा था। हाँ, in the circuit shown in figure has two oppositively connected ideal diode connected in parallel. Find the current flowing through each diode in the circuit. ओहो, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ठीक है। ये आपके पास एक फिगर बना हुआ है और इसमें करंट कितना फ्लो कर रहा होगा वो आपको बताना हो। तो पहले चेक करते हैं, फॉरवर्ड बायस होगा तभी तो करंट होगा, रिवर्स बायस होगा तो उसके अंदर करंट नहीं होगा। तो देखो ये वाला पॉजिटिव, ये वाला नेगेटिव, ये P है, ये N है, ये P है, ये N है, बताओ कौन सा फॉरवर्ड बायस में? D2 सर। D2। यस सर। इसमें करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं सर। नो, मतलब D1 में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा। देखो यहाँ पे लिखेगा D1, देखो लिखा होगा सिंस डायोड D1 इज रिवर्स बायस सो इट ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, मतलब बहुत बड़ा रेजिस्टेंस, सो नो करंट फ्लोज थ्रू, इस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई? 0। अब आपके पास फिगर कुछ ऐसा हो गया,
फटाफट ड्रॉ कर लो। यहाँ हो गया 4 ओम और यहाँ हो गया 2 ओम और ये हो गया डायोड D2। ठीक है, यहाँ 12 वोल्ट। टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इन दोनों को सॉल्व करोगे, दोनों सीरीज में है, सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 6 ओम। मतलब ये हो गया टोटल 6 ओम और ये हो गया डायोड। डायोड से हमें कोई मतलब लेना देना नहीं है, बस ये चेक करना डायोड अगर फॉरवर्ड पाथ में उसमें करंट फ्लो करेगा, नहीं होगा तो करंट फ्लो नहीं करेगा। सॉरी बैटरी गड़बड़ बना दिया, ऐसे बैटरी था। ठीक है, कितने वोल्ट की बैटरी थी? 12 वोल्ट। अब आपको रेजिस्टेंस पता है, वोल्टेज पता है, तो करंट निकाल सकते हैं। V इज इक्वल टू क्या होता है? I इंटू आर। V इज इक्वल टू आई आर, तो I इज इक्वल टू क्या होगा? V बाई आर। V की वैल्यू होगी 12 अपॉन में R की वैल्यू होगी 6। करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर करंट इस रेजिस्टेंस में फ्लो करेगा और 2 एम्पियर इसमें फ्लो करेगा, क्योंकि सीरीज में है। सिंपल सी बात। तो करंट कितना फ्लो करेगा? 2 एम्पियर। बात समझ में आ गई? Yes, sir. यस। तो फिगर चेक करिएगा कि डायोड किसमें है। पहले जो रिवर्स में होगा, सिंपल से उस ब्रांच में कोई करंट नहीं फ्लो करेगा, क्योंकि रेजिस्टेंस वो ज्यादा बनाएगा। ठीक है, वीडियो वाले बच्चों समझ में आ रहा है? बोलो फटाफट। यस सर। चलो काम खत्म। इसमें एक और शॉर्ट टाइप का क्वेश्चन देख लेते हैं। ये जो क्वेश्चंस आपके पास आते थे ना, बहुत सारे बच्चे परेशान हो जाते थे पहले, अरे सर ये डायोड लगा हुआ है, इसमें करंट। जैसे चैप्टर 3 पढ़ते थे तो उनको डर लगता था, ये क्या आ गया, अब करंट कितना फ्लो करेगा। बहुत सिंपल है भाई, पहले चेक करो कि फॉरवर्ड में है कि रिवर्स में। अगर फॉरवर्ड में है तो उससे रिलेटेड सर्किट में करंट निकालो, जो करंट आएगा वही करंट उसके अंदर भी फ्लो करेगा, क्योंकि वो सीरीज में लगा हुआ है। ठीक है, अगर अगर वो आपके पास रिवर्स बैच में, तो उसके अंदर, उस ब्रांच के अंदर पूरा का पूरा करंट कितना हो जाएगा? 0। एनर्जी बैंड क्या होता है? लेवल ऑफ एनर्जीज होता है। ठीक है, इसी के बेसिस पे आपको कंडक्टर, सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करना है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। देखिए कंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप कितना होता है? लगभग 0। और सेमीकंडक्टर के अंदर एनर्जी गैप 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम, और इंसुलेटर के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा। ऐसा बना है क्या हम कभी? Yes, sir. बनाए हैं हम? हाँ, सर. बहुत सही बताया यार तब तो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या है, ऐसा कुछ बताया क्या? Yes, sir. बहुत सही बता दिए हम। अच्छा, डिस्ट्रीब्यूटेड पी टाइप सेमीकंडक्टर बना सकते हो। इंट्रिंसिक और पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या अंतर होता है? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर प्योर सेमीकंडक्टर होता है विच इज फ्री फ्रॉम एवरी इंप्योरिटी, एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? द सेमीकंडक्टर विच इज डोप्ड सेमीकंडक्टर। इट मींस a suitable impurity is added to a pure semiconductor. What type of impurity is added? Trivalent impurity is added, है क्या नहीं? So that we form p type semiconductor। तो वही आपको डिफरेंशिएट लिखना है, लिख लेंगे आप लोग खटाखट। Name the process of occurring, name the important process that occur during the formation of p-n junction। p-n junction कैसे फॉर्मेशन हुआ था मैंने आपको बताया, पूरा का पूरा सिखाया है। पीएन जंक्शन बनता था तो बीच में डिप्लेशन रीजन बनती थी, फिर वो बैरियर पोटेंशियल बनता था जो फर्दर मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता था, जिसके वजह से बीच में का रीजन न्यूट्रल हो जाता था। ये सब समझाया ना, तो वही आपको अपने भाषा में लिख देना है। अब फिर कल एक वीडियो बताया था, पता नहीं किसी ने देखा कि नहीं देखा, देख करके नोट्स बनाया कि नहीं पहले बताओ? नहीं बनाया सर। जो नहीं बनाया उसको हम आज कूटेंगे। बताया था उसके अंदर फोटो डायोड क्या होता है, उसका वर्किंग बताए थे, है ना? फोटो डायोड बताया था, यस नो? फिर एलईडी बताया होगा, एलईडी बताए थे। ये देखो फोटो डायोड आपके पास एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। नहीं लिख सकते तो यहां से कम देख करके लिख लेना, हमने ऐप में डाल दिया है इसको। वैसे वीडियो देख लोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अच्छा, फोटो डायोड का अगर आपके पास आ जाए आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स बनाने के लिए, तो ये ऐसे बनेगा। वहां पे बनाए भी थे, याद होगा, उसमें भी ग्राफ बना हुआ था। ठीक है, इंटेंसिटी पे डिपेंड कर रहा था, जैसे जैसे इंटेंसिटी बढ़ रही थी करंट की वैल्यू क्या हो रही थी? बढ़ रही थी। नहीं याद है? विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन बताओ, फॉरवर्ड बैच में विड्थ क्या होगा, रिवर्स बैच में विड्थ कैसे बढ़ रहा है घट रहा है, समझाया है? यस नो? मेरे लेक्चर देखिएगा बस, उसके अलावा और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, बहुत अगर मन करे तो। डिस्क्राइब ब्रीफली विद द हेल्प ऑफ डायग्राम द रोल ऑफ टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस। फिर पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन कैसे हुआ, क्या हुआ, सब बताया था, डिफ्यूजन वगैरह पढ़ लीजिएगा उसको। एलईडी बात किया था, एलईडी कैसे काम करता है, कैसे बना, क्या हुआ, कहानी पूरी एलईडी की। देखो एलईडी भी आया हुआ। एलईडी देखो 3 आपके पास छोटे छोटे हैं, इनमें से कोई एक जरूर आएगा, एलईडी या फोटो डायोड,
हाँ, या सोलर सेल, इन तीनों में से कोई एक जरूर आएगा तो कंफर्म है। और हाफ वेव रेक्टिफायर 100% कंफर्म, हाफ या फुल 100% कंफर्म है। मतलब इस चैप्टर से ये दो, तीन और एक चार टॉपिक हमारे लिए सफिशियंट है। और साथ में हमको याद रखना पीएन जंक्शन कैसे फॉर्मेशन होता है, फॉरवर्ड बायस क्या होता है, फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, रिवर्स बायस में क्या होता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, और साथ में वो सेमीकंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर को डिफरेंशिएट करना ऑन द बेसिस ऑफ बैंड डायग्राम, एनर्जी बैंड डायग्राम, है ना। अब ये क्या है, डिस्क्राइब ब्रीफली द अननेसेसरी सर्किट डायग्राम, द थ्री बेसिक प्रोसेसेस व्हिच टेक्स प्लेस टू जनरेट द ईएमएफ इन सोलर सेल कैसे काम कर रहा है उसके बारे में पूछ रहा है। समझाया, एक्सप्लेन किए, पढ़ लीजिएगा। नहीं मिले तो यहां से आप देख लीजिएगा, एक बार इसको भी पढ़िएगा, रीड करिएगा, क्योंकि जितना रीड करेंगे उतना ज्यादा आपका दिमाग एनहेंस करेगा। इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है, वेव फॉर्म पहले वीडियो देख के उसके बाद पढ़िएगा, ठीक है, तब समझ में आएगा कि सोलर सेल क्या था, एलईडी क्या था, और फोटो डायोड क्या था, हाफ वेव रेक्टिफायर क्या था, फुल वेव रेक्टिफायर क्या था। मैंने पूरी वीडियो आपको बहुत अच्छे से भेज दिया है। अच्छा, ये तो है सर। आईवी कैरेक्टरिस्टिक्स है, रिवर्स बायस सब हमने बताया है, आप एक बार देख लीजिएगा। अच्छा, इसी में एक एवलॉन्च करंट आता है, एक नया बात बता देता हूं, एवलॉन्च करंट। सपोज करो अगर हमारे पास डायोड फॉरवर्ड बायस में कनेक्ट है, ठीक है, बहुत सिंपल सी बात बताता हूँ एक एवलॉन्च करंट के बारे में। अगर बाय द वे पूछ दिया तो, नहीं पूछेगा, जनरली पूछना तो नहीं चाहिए सीबीएसई में। एवलॉन्च क्या होता है बच्चों, जानते हो? कोई भी बच्चा वीडियो एवलॉन्च जानते हो, नाम सुना है, पहली बार सुन रहे हो? एवलॉन्च क्या होता है, कोई बच्चा बताओ। सर ये नेचुरल डिजास्टर है सर। नेचुरल डिजास्टर है, वेरी गुड। जो बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टाने होती है ना, पहाड़ पर से जब गिर जाती है उतनी बड़ी बड़ी बर्फ की चट्टाने, उसको हम लोग बोलते हैं एवलॉन्च, है ना। जो ठंडी के दिनों में देखा होगा, बर्फ जम जाता है चट्टान पहाड़ों पे, पूरा का पूरा चट्टान ढह जाती है बर्फ की, जिसके अंदर कई लोग दब करके मर जाते हैं, उसको बोलते हैं एवलॉन्च। तो बहुत ज्यादा वो होती है, बहुत ज्यादा अमाउंट में। अभी अगर आपने एवलॉन्च देखा हो तो मैं आपको दिखा देता हूं। अगर हम सेमीकंडक्टर में एवलॉन्च करंट की बात करें, तो अगर इसी पीएन जंक्शन को हमने एक नॉर्मल वोल्टेज दिया, मतलब अगर वो पीएन जंक्शन डायोड 5 वोल्ट तक सह सकता है, तो मैं 6 वोल्ट दे दिया तो भी सह सकता है। लेकिन 6 के बजाय अगर हम उसको 600 वोल्ट देते तो क्या होगा? कुछ तो होगा, कुछ होगा ना, वो उसके लिए कहलाता है एवलॉन्च करंट। बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होल्स एक दूसरे से कंबाइन होना चाहेंगे, क्यों? क्योंकि एक्साइट होंगे बहुत ज्यादा, हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, हमको मिल रहा है, हम भी जाएंगे, उसी में सब जल उल के बराबर हो जाता है। वो डायोड क्या होता है, जल के खत्म हो जाता है कि नहीं? इसी को हम लोग बोलते हैं एवलॉन्च करंट। बहुत ज्यादा अमाउंट में अगर करंट फ्लो करने लगे तो जो आपके पास डायोड है वो डैमेज हो जाती है, ओवरहीट होने की वजह से वो डायोड डैमेज हो जाती है, तो वहां जो करंट होता है दैट करंट इज नोन एज एवलॉन्च करंट। लेकिन इसके बारे में आपसे नहीं पूछा जाएगा, टेंशन मत लीजिए।